लोग है ना। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। चलिए सारे बच्चे पढ़िए एक बार 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। बॉडी ऑफ मास m कितना है 50 kg स्लाइड्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है ना। चलो डिस्टेंस कितनी है, मास कितना है 50 kg मास है। A body of mass 50 kg by please a बात नहीं 60 kg slides over a horizontal distance of 1 meter. Coefficient of friction is 0.2. म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू के इज 0.2। क्या पूछ रहा है भाई, प्लीज बातें नहीं, पूछ रहा है आपसे वर्क डन अगेंस्ट क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई, कौन बताएगा मुझे। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स होता है, बताओ भाई। अगर ये बॉडी को स्लाइड करती हुई जा रही है आगे की तरफ, अरे इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अरे फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, म्यू के एन। और एन यहाँ पे कितना होगा बताओ, ये एम जी है और ये क्या है एन। तो एन किसके इक्वल हो गया, एन इज इक्वल टू एम जी। कितना हो गया बताइए, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया कितना, म्यू के एम जी। क्लियर, किधर लगेगा फ्रिक्शन, ये बैकवर्ड एक्शन में लगेगा फ्रिक्शन ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बताइए, सारे बच्चे देखते रहिए यार आप लोग। आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 1 मीटर, तो फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे। वर्क डन क्या होता है बताइए आप, वर्क डन होता है कितना एफ डी कॉस थीटा। बताइए फ्रिक्शन कितना है म्यू के एम जी, डिस्टेंस कितनी है 1 और कॉस 180। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, एम कितना है 50 इंटू 10 और कॉस में टी कितना होता है -1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, कोई आंसर ही मैच कर रहा भैया तो माइनस कितना 100। चलो उसको 9.8 ले लो आप, ग्रेविटी को कितना ले लें 9.8 ले लें, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा -98 जूल। मैंने यहाँ पे ठीक है, चलो ठीक हो गया सॉल्व। चलिए रीड कर लिया 18, क्या करा देते फॉलो 18। अरे देखते रहो फिर। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का इंक्लाइंड है, वहाँ पे एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है फ्रॉम टॉप। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है कितना, पहले मास कितना गिवन है बताइए सारे बच्चे 1 kg। और कहाँ पे स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। और इसका मास 1 kg हो गया, थीटा कितना है 60 डिग्री हो गया थीटा। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.5। लेंथ ऑफ द प्लेन इज 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है। और क्या पूछ रहा है आपसे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू के एन। और एन कितना होता है भाई, सबको पता होना चाहिए कि इंक्लाइंड पे जो नॉर्मल एक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, अरे बोल नहीं रहा है कोई, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है ना। तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, म्यू के एन, एन की वैल्यू हो गई एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। और कहाँ लगेगा ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5, म्यू के एम जी कॉस थीटा
ये फ्रिक्शन आ गया हमारा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, और एंगल कितना है बताइए, सबको समझ में आ रहा है भाई? तो म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.5, मास कितना है 1, जी की वैल्यू शायद उन्होंने मुझे लग रहा है यहाँ भी 9.8 ले रखी, चलो मैं 10 लेके निकाल देता हूँ। cos 60 कितना हो गया हाफ, और ये -1 कितना रहा भाई बताइए? ये आ गया लगभग -2.5। इनका जो आंसर बैठेगा वो कितना बैठेगा 2.45 बैठेगा, क्योंकि उन्होंने जी को कितना रखा है 9.8। पढ़े एक बार सारे बच्चे। 19th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या करा 19 में भाई? सारे बच्चे देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक टेबल से, ये एक टेबल हो गई ठीक है, और इस टेबल से एक चेन रखी हुई है, और इस चेन का कितना पोर्शन हैंग कर रहा है बताइए आप? 1/4 हैंग कर रहा है ठीक है। इतनी चेन यहाँ पे हैंग कर रही है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। L/4 लेंथ उसकी क्या कर रही है? हैंग कर रही है। और आपको क्या बोला गया? आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको बोला गया है कि चेन को क्या करना है? पढ़ो भाई, ऊपर खींचना है ना। क्या पूछ रहा है? 1/4 चेन इज हैंगिंग डाउन फ्रॉम ए टेबल, द वर्क डन टू ब्रिंग द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल। वर्क डन एंड ब्रिंगिंग, जो ये चेन हैंग कर रही है ना, इसको आपको ऊपर खींच के लाना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? चेन हैंग कर रही हो, आपने यहाँ पकड़ के खींच लिया इसको पीछे से, तो जितना पार्ट हैंग कर रहा था ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। तो आपको वर्क डन निकालना है। नहीं वर्क डन अभी बता रहे हैं। पहले बताओ कितना चेन का मास कितना है जो नीचे हैंग कर रहा है? अरे हैंग कितना कर रहा है? सुनते नहीं हो? कितना हैंग कर रहा है? m/4। टोटल चेन का मास m है, 1/4 हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा बताइए? सर ये तो फिर इजी हो गया, m/4 में m/4 में m/16 में आ जाएगा। अभी बता रहे हैं। हमारा m/4 में है, हमारा l/4 में है। m/4 मास सबको क्लियर? अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है? सारे बच्चे ध्यान से सुने। कि जो चेन होता है ना, चेन का जो सारा मास होता है वो पता है कहाँ पे होता है? चेन का सारा मास हम लोग एज्यूम करते हैं कहाँ पे? उसके सेंटर पे एज्यूम करते हैं। लिखिए आप, टोटल मास ऑफ द चेन, टोटल मास ऑफ द चेन is assumed to be concentrated at its center। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेन का सारा मास हम लोग कहाँ पे एज्यूम करते हैं? सेंटर पे एज्यूम करते हैं, और उसको किसकी तरह मानते हैं? पॉइंट मास की तरह। ठीक है, तो अब होगा क्या पता है? ये जो आपकी चेन हैंग कर रही है ना, इसका सारा मास कहाँ पे एज्यूम करेंगे आप बताइए? इसके मिड में एज्यूम करेंगे, बिल्कुल मिड में। सारे बच्चे ध्यान से देखें आप, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बताओ चेन कितना नीचे हो गई? L/8। मतलब हमने चेन को क्या बना दिया बताओ? तो पूरी चेन थी उसको हमने एक ब्लॉक बना दिया, छोटा सा ब्लॉक। ठीक है, कितना नीचे होगा ब्लॉक? L/8 नीचे होगा ना। अरे चेन कितना हैंग कर रही है यार? L/4 हैंग कर रही है, उसका हाफ कर दो कितना आ जाएगा? L/8 आ जाएगा ना। तो अब आपको चेन नहीं देखनी चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बताओ? अरे भाई सारे बच्चे बताएं, इसका मास कितना है? m/4। और कितना नीचे है ये? कितना नीचे है ये? L/8। और इसको मुझे उठा के ऊपर ले आना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? किसी बॉडी को उठाने में जो वर्क करना होता है वो mgh होता है।
किसी बॉडी को अगर आप h हाइट ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, mgh। तो लिखेंगे वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट अप टू हाइट h, अप टू हाइट h इज इक्वल टू कितना होता है बताइए सारे बच्चे, क्यों भाई mgh होता है। तो यहाँ पे m के प्लेस पे कितना आएगा, बोलते नहीं यार तुम लोग, m की जगह कहाँ से l आ गया, m/4 इंटू जी, और h की जगह l/8। क्या हो गया आंसर, mgl/32। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए भाई सारे बच्चे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पढ़िए सारे बच्चे, बताइए क्या है, 4 भी पढ़ के बताओ 20 क्या करा है। एक सेकेंड, फोर्स कितनी है, 5i कैप 3j कैप, ये फोर्स हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया कितना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 2i कैप माइनस j कैप, यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स कितना है हमारा 5i कैप प्लस 3j प्लस 2k। वर्क डन पूछा है, वर्क डन आपको बताना चाहिए F डॉट S होता है, हमारा वर्क डन होता है क्या होता है, F डॉट S होता है। तो वर्क डन को क्या लिखेंगे आप, F डॉट S लिखेंगे। F की वैल्यू कितनी है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड डॉट कितना लिखेंगे आप 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है। अब इधर देखिए क्या आएगा बताइए, 5i डॉट i माइनस 5i डॉट j, पहले i को साथ में कर दिया मैंने, फिर j को पकड़ते हैं, इधर देखते रहिए भाई, 3j और 2i कितना हो जाएगा 6j डॉट i, फिर j और j कितना हो गया माइनस 3j डॉट j, फिर k को पकड़ते हैं तो प्लस 4k डॉट i और माइनस कितना ट्वाइस k डॉट j, ऐसे लिखोगे भाई, ठीक है। अब i डॉट i कितना होता है, i डॉट i 1 होता है, ये तुम लोग नोट करो तान्या, i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j 1 और k डॉट k, सिमिलर वालों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नोट कर लिया, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू क्या 1, और जो क्या कहाँ पे शुरुआत में, ठीक है बिल्कुल सही, 10 i डॉट i। तो i डॉट i 1 होता है और j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो क्या आंसर आएगा बताओ, कितना आ रहा है भाई, हाँ इस ये 1 आएगा, ये कितना आएगा i डॉट j 0 हो गया, j डॉट i और j डॉट j ये 1 आएगा, तो 10 माइनस कितना हो गया 3, ये कितना आएगा k डॉट i, जो डिफरेंट होते हैं उनका 0 आता है ना, और k डॉट j तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 जूल का वर्क डन हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा स्कूल में, डेफिनेटली देख लो भाई, जिनके अभी एग्जाम्स हैं ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है इस तरह का पूरा, और क्या आपने बताया कि नहीं भाई पूरा ना, पूरा ऐसा लिख दे, तभी तो लिख के दिखा रहा हूँ, पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं इतना नहीं, बस उसके बाद लिख दो, ये यहाँ तक तो स्टेप करने पड़ेंगे ना प्रॉपर, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन अगला भाई, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, है ना। कितना फोर्स दिया बताइए, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम r1, एक पार्टिकल r1 से, r1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा पहले यहाँ पे था और यहाँ से कहाँ चला गया,
R2 कितना है? सर आप 13 J कैप, यहाँ पहुँच गया ये, है ना? और फोर्स कितना है? 4I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप, ये फोर्स हो गया। सर निकाल लिया। आ गया सर? हाँ बताओ क्या किया, बता दो मुझे। पहले निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना? बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे आप, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और फिर वर्क डन से F डॉट S से मल्टीप्लाई करके, तो ये फाइनल पोजीशन है, माइनस इनिशियल कितनी है? 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 6K कैप। चलो इसको माइनस करते हैं, क्या आएगा बताइए? 11I का प्लस 11J का प्लस 15K का। अच्छा 13 था ये, अच्छा ठीक है। तो 11I कैप प्लस 11 J का प्लस 15K का प्लस 15K कैप, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, है ना? वर्क डन कितना होगा? F डॉट S F डॉट D हो जाएगा, और F कितना है यहाँ पे? 4I का प्लस J का माइनस 2K का माइनस 3K कैप एंड डॉट 11I का प्लस 11J का प्लस 15K का प्लस 15K कैप। और जीरो वाली फिगर। भाई प्लीज बात नहीं बोली। सर जीरो वाली फिगर हटा के ये ठीक है, बनेगा तो I डॉट I कितना हो जाएगा? 44I डॉट I हाँ। प्लस। देखो आपको अगर एग्जाम में, जिसके सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसको सारे लिखने पड़ेंगे पूरे, मैं भी सिर्फ सारे लिखने पड़ेंगे बिल्कुल। हाँ कोई ऑब्जेक्टिव सीधे आ गया यार। 44I डॉट I और J डॉट J कितना हो जाएगा बताइए? प्लस 11 J डॉट J माइनस 45। तो हमारा काम तो यहीं से हो गया, बट अगर सब्जेक्टिव पेपर आपके यहाँ किसी क्या है तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो 44 प्लस 11 माइनस कितना, कितना आ गया? 10 आ गया। दिस इज वर्क डन 10 जूल। नोट कर लिए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सब्जेक्टिव आएगा तो प्रॉपरली आपको सारे पूरे 9 स्टेप्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, और अमन बताओ क्या करा क्वेश्चन नंबर 23 में। सर 1:2 ही आएगा बिकॉज़ स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहता है। हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट स्क्वायर में या क्यूब में नहीं जा सकता। अरे क्या कह रहे हो आप लोग? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के एंड दैट ऑफ अनदर स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल इज 2K। दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 2K। इफ बोथ द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, बोथ आर स्ट्रेच्ड थ्रू सेम डिस्टेंस, है ना? दोनों को हमने सेम डिस्टेंस से स्ट्रेच किया है। द रेशियो बिटवीन वर्क डन बाय द स्प्रिंग्स, है ना? पहले स्प्रिंग का वर्क डन और दूसरी स्प्रिंग के वर्क डन का रेशियो पूछ रहा है। बताओ भाई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो स्प्रिंग को खींचने में फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले कितना आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा वाले कितना आएगा? हाफ इंटू 2K इंटू, वैसे डायरेक्टली कट ही जाता सब कुछ, तो 1:2 आ गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्क डन का रेशियो बता दीजिए, तो हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइड मार दे 1:2। ठीक है, नोट करिए। 24 में क्या करा भाई? देखो एक स्प्रिंग पे कितना पुल किया उसको पहले। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए सर्टेन स्प्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस d इज 20 जूल, है ना? हमने स्प्रिंग को कितना पुल कर दिया? पुलिंग ए डिस्टेंस d, है ना? कितना वर्क करना पड़ रहा है मुझे? जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना है? 20 जूल d डिस्टेंस पुल करने में। फिर क्या बोला उसने? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग थ्रू
एंड एडिशनल डिस्टेंस 2d, है ना। तो पहले मैंने एक स्प्रिंग को कितना पुल कर रखा है, जैसे ये स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ में, इसको मैंने कितना पुल कर लिया d तक, और उसके बाद क्या करा है, किसको आप d के आगे कितना और पुल करते हैं, 2d और पुल करते हैं। हाँ लिखा हुआ ना बहुत क्लियर कट, देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस 2d, ठीक है। सिर्फ ये होने क्या आना चाहिए। तो पहले बताओ कितना वर्क डन हुआ, सारे बच्चे बताएं। पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के डी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है। और जो दोबारा हमारा वर्क डन होगा, जो हमारा दोबारा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, कि पहले आपने टोटल कितना खींच दिया बताइए आप, 3d, और पहले कितना खींचा हुआ था, d। तो कैसे निकालोगे वर्क डन, टोटल 3d पुल करने का वर्क डन, और उसमें से जो आपने d पुल किया उसके वर्क डन को माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कहाँ से कहाँ का वर्क डन पूछा है, पहले आपने उसको d पुल कर रखा है, उसके बाद आपने 2d और पुल किया, तो टोटल कितना पुल हो गया, टोटल 3d पुल हो गया ना भाई। तो 3d पुल करने के वर्क डन से d वाले वर्क डन को क्या करेंगे, तुम्हारा कौन सा वर्क आएगा, d से 3d पुल करने का। 160। तो पहले आपने इसको पूरा 3d तक पुल कर दिया है, इतना वर्क डन आएगा। इसमें से d वाले वर्क डन को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो ये कौन सा वर्क आ गया बताइए सारे बच्चे, ये d2 किसका वर्क डन आ गया, d2 3d। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, ये हाफ के इंटू ये 9d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8d स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4kd स्क्वायर। और w1 कितना है, kd स्क्वायर, तो देखिए w1 बाई w2 कर देते हैं, कितना आएगा, हाफ kd स्क्वायर अपॉन 4kd स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, तो w2 कितना आ जाएगा 8, w1 कितना था 20 था, तो दिस इज 160 जूल। ये हमारा उठाना 25 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे एक बार रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। कितने एंगल में प्रोजेक्ट किया इसको, भाई क्वेश्चन पढ़ लो यार तुम लोग। फोर्टी 45 डिग्री पे क्या गया इसको बताओ, 45 डिग्री में प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल से। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी की मैंने, इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के, है ना। सारे बच्चे देखिए, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। यहां पे आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होती है, भाई कितनी होगी पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। 1 होती है। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। सर कल क्लास में सारे बच्चे एक बार सोच के बताओ। सर k/2 आएगा, बताओ चार्वी कैसे निकलेगी। सबको क्वेश्चन समझ में आया। फेंकते समय कितनी काइनेटिक एनर्जी है, के। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एंगल ऑफ पोजीशन कितना है 45। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर tan थीटा की वैल्यू 1 होती है। सर cos 45 क्या होता है, 1/√2। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी बताओ। काइनेटिक लिखने के लिए क्या चाहिए, हाफ mv²। क्या चाहिए आपको, आपको वेलोसिटी चाहिए ना। देखो शुरू में आपने इसको v वेलोसिटी, सारे बच्चे ध्यान से देखें भाई प्लीज, इधर देखिए आप लोग, कितनी वेलोसिटी से फेंका आपने इसको, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी यार, हाफ mv²। होगी नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, संदेशा याद आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है? वर्टिकल खत्म हो जाती है ना, सीधे चलने लगता है ना। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है बताओ आप सारे बच्चे इधर देखें पहले, ये बताइए फेंकते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है? अरे ये कितनी होगी यार? v cos 45। और ये कितनी होगी? और आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी प्रोजेक्टाइल चल रहा होता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, समझे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बताइए वर्टिकल तो खत्म होगी, कौन सी बची? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी। कितनी हॉरिजॉन्टल? तो बताओ यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ m v cos 45 का स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर cos 45 कितना होता है? और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ गया। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले फेंकते समय, और अब कितनी है? हाफ m v स्क्वायर का हाफ। क्या पता चला? देखो एक बार ये जेई में भी क्वेश्चन आया था इसको। तो ये एनर्जी आगे हमारी हाफ एम बी स्क्वायर, वो कितनी आ गई? हाफ एम बी स्क्वायर इंटू हाफ के बाई 2 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। देखिए भाई सारे बच्चे 27 में क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is given by potential energy of a body is given by a minus px square। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अब भाई ये देख लो ये फॉर्मूला, अगर आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ना, और उसको आप डिफरेंशिएट कर दें, तो जब भी आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हो माइनस डी यू बाई डी एक्स, वो आपको फोर्स बताता है। लिखिए आप F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ भी, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स। यार होता है ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट मारोगे है ना, तो आपको फोर्स मिलेगा। ये बता दूंगा मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट। तो चलो भाई डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, कितना आएगा बताइए आप? कितना आएगा ये? डी बाई डी एक्स ऑफ ए, एक माइनस बाहर लगा लेते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा ये? बी एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, एंड माइनस बी यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा ये? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये बी बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है? 2x। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ट्वाइस बी एक्स। ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आटो में ध्यान रखना है, मैं भी उसका असाइनमेंट होगा काइनेमेटिक्स और एक लॉ ऑफ मोशन का स्कूल एग्जाम्स के लिए। ना आया तो मुझे रिमाइंड करना है घंटे के बाद क्लास, या क्लास से जब बाद में आओगे तो आज लेके जाना।